योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गया बेटी। ये तमाम चीजें थी। देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आज का टॉपिक है और आज जो है वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों की प्रारंभ हो गई। अब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समझने से पहले कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री की जो मुख्य चीजें हैं, यानी एक ऐसा काल था संसार के इतिहास में जिसे मध्यकाल कहते हैं, जहाँ पर ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है हुए, लेकिन एकाएक ऐतिहासिक घटनाक्रमों में परिवर्तन होगा मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में। ठीक, तो वो क्या होगा आप लोगों को हमने कई बार बताया है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि सबसे बड़ा परिणाम ये होगा संसार के इतिहास में, सबसे बड़ा परिणाम कि 1453 में हमने आप लोगों को कई बार बताया कि रोम साम्राज्य यानी यूनान का साम्राज्य था, ग्रीस का साम्राज्य जिसमें सिकंदर महान हुआ। फिर उस साम्राज्य के अंत के पश्चात उसी साम्राज्य से जो है उदय हुआ किसका? रोमन साम्राज्य का। ठीक, उनकी भाषा ग्रीक थी और इनकी भाषा लैटिन थी। जो हम जो विज्ञान पढ़ते हैं, जो शब्द अंग्रेजी के पढ़ते हैं ज़्यादातर, जैसे मान लो महीनों के नाम हैं और ये व्यवहार में जो चीज़ें हैं, तो तुम लोगों ने रजिस्टर करा लिया तुम पिछले साल की स्टूडेंट हो, इस साल कराया तुमने? उन घटनाक्रम से 1453 से इतिहास प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यूनान का साम्राज्य का अंत हुआ, रोम का साम्राज्य हुआ। रोम का साम्राज्य बहुत लंबे समय तक चला, इतना बड़ा साम्राज्य हो गया कि उसके फिर दो भाग कर दिए गए। ध्यान से सुनना, वर्ल्ड हिस्ट्री हो। रोमन साम्राज्य के दो भाग हो गए। प्रारंभ में रोम साम्राज्य में जो शासन प्रणाली थी वो सैनिक, पहले अधिनायक तंत्र होगा, फिर अधिनायक तंत्र यानी कुलीन तंत्र, फिर गणतंत्र, इसके बाद अधिनायक तंत्र यानी सैन्य तंत्र। ठीक, जो सेनापति होते थे वही जो है उनकी उपाधि सीनेटर, पहली सीनेटर की उपाधि जूलियस सीजर ने धारण की थी। ठीक, जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का एक महान शासक और उसका भतीजा उससे भी महान हुआ, क्योंकि जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई थी। लेकिन उसने खाली अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने महान कार्य कर दिए रोम के अंदर। यदि वो जीवित रहता शायद तो और भी महान कार्य होते। आज इतिहास में उसका और भी अच्छे शब्दों में हम वर्णन कर रहे होते, हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका महत्व जो है कम नहीं। जूलियस सीजर ने रोम में एक प्रणाली प्रारंभ की, रोम को व्यवस्थित किया, अपने जो शत्रु थे उनका विनाश किया और सीनेटर की उपाधि धारण, क्योंकि जूलियस सीजर भी सेनापति था। इसलिए जुलाई महीना है, उस जुलाई के महीने को हम जूलियस सीजर के नाम पे ही जानते हैं। जूलियस से जुलाई पड़ा। ठीक, उसका जो भतीजा था उसे अगस्त महान कहते हैं, ऑगस्टस महान। ठीक, जूलियस सीजर के जो विरोधी थे उन्होंने उसको सीनेट में जाते समय हत्या कर दी थी। अतः जो अगस्टस जो उसका भतीजा था, एक दो लोगों के साथ मिलकर उसने उन विरोधियों का अंत किया और फिर एक महान शासक के रूप में रोम के इतिहास में से महान शासक
साम्राज्य था ऑगस्टस का। उस समय अगस्टस के समय भारत का रोम से संबंध था, व्यापार वाणिज्य चलता था। अगस्टस के समय तमाम अवशेष पाए गए हैं। उस समय अनेक जगह उनकी भारत में भी बस्तियां थी, पांडिचेरी में, जहाँ पर अर्कामेडू नामक स्थान है, वहाँ पर उत्खनन में अनेक चीज़ें पाई गई हैं। वहाँ भी भारत की कुछ चीज़ें पाई उत्खनन में। तो यहाँ बस्तियाँ लोग बाग यानी व्यापारी लोग अपनी बस्तियाँ बसा लेते थे, वहाँ पर बहुत सी चीज़ों को रखते थे वो संरक्षित। लेकिन जब साम्राज्य बड़ा हो गया रोम का, इन सम्राटों के बाद इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, इसी बीच जो है ईसाई धर्म का उदय हुआ इन्हीं में, क्योंकि साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। और बढ़ने का कारण ये था कि सेना अच्छी थी। अन्य प्रदेशों को जीतने के लिए ये लोग उन प्रदेशों को पराजित करने के पश्चात वहाँ के नागरिकों को अपना गुलाम और दास बना लेते थे, और वहाँ पर जो गुलामी जो दास्ता थी वो जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना जाते थे। उस समय जो स्टेडियम जिसे हम कहते हैं रोम में ही बने स्टेडियम, और स्टेडियम में कई हजार लोग बैठते थे, कुलीन लोग, बड़े लोग, क्योंकि रोम का जो व्यक्तिगत नागरिक था वो विलासी हो गया था, क्योंकि धन संपन्नता थी, अनेक जगह से लूट खसूट से सोना संपत्ति आता था। तो जब अधिक सुविधाएं होती हैं तो आदमी विलासी हो जाता, विलासमय जीवन हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों स्वच्छंद थे, शादी विवाह का कोई बंधन नहीं था। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता, जितनी ज़्यादा विलासता होगी उतना ही व्यक्ति जो है स्वच्छंद हो जाता। वैवाहिक संबंध नहीं थे, वस्त्र पहनने का कोई भी विधान नहीं था। यहाँ तक कि उस समय के प्लिनी नामक इतिहासकार ने इन चीज़ों का रोना रोया है। वहाँ की जो औरतें थीं वो मलमल के घाघरे पहनती थी, तो वो मलमल का कपड़ा जो है यहाँ से जाता था भारत से, ठीक है नहीं, भारत से मसाले जाते थे, भारत से वस्त्र जाता था। और भारत प्राचीन समय से ही इन दो चीज़ों का बहुत बड़ा निर्यातक रहा, ठीक है ना। क्योंकि वो कपड़ा इतना पारदर्शी होता था कि कपड़ा पहनना ना पहनना दोनों बात बराबर थे। इसलिए प्लिनी लिखता है कि भारतीय मलमल ने रोम की सभ्यता को नष्ट कर दी, और रोम का बहुत ज़्यादा जो सोना अन्य देशों से जीतता था, रोम अनेक जगह से सोना लूटा जाता था, वो भारत में व्यापार की जगह सोना से होता था व्यापार, तो वहाँ का सोना भारत में आता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब मंदिर अंदर लूटे गए, यहाँ पे सोना देखा गया तो कमरा भर भर के सोना मिला। जब स्पेन के लोग, पुर्तगाल के लोग अमेरिका में पहुँचे, अमेरिका में उस समय कहीं 2-3 सभ्यताएँ थी, एज़टेक सभ्यता, माया सभ्यता। यहाँ पर जब गए तो यहाँ पर जो है इन लोगों को कांच के टुकड़े दे देते थे, क्योंकि वो लोग इसका वैल्यू ही नहीं समझते थे सोना का। किसी अन्य सभ्यता से उनका संपर्क ही नहीं था। किनकी बात कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर 3 सभ्यताएँ थी, और इन लोगों को स्पेन वालों ने सबसे ज़्यादा लूटा और उन्हें गुलाम बनाया, उनको मारा, कूटा, उनकी जनसंख्या को नष्ट कर दिया। इतना भर भर के सोना, यानी संधि भी कर ली, सोना लूटा अधिक मात्रा, कमरे भर भर के सोने ले गए वहाँ से, इतना सोना। शुरुआत में ये गए तो इन लोगों ने, स्पेन के लोगों ने उनको अपना मित्र बना लिया, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदने लगे, और वो लोग जो कांच के चीज़ें ले जाते थे उसी में प्रसन्न हो जाते थे, उसके बदले वो अपनी सोने की चीज़ें दे देते थे स्पेन वालों को। वहाँ भी सोना बहुत था अमेरिका में, जिस अमेरिका का हम इतिहास पढ़ाने वाले। अब लेकिन फिर क्या होगा, जब इतनी बड़ी संपन्नता थी तो देखो एक ऊंचाई के बाद चीज़ें नीचे गिरती हैं। आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक अमीरी की सीमा होती है, उसके बाद आपकी संततियाँ आपकी संपत्ति को नष्ट करने लगेगी, ठीक है ना। एक सीमा आती है, तो एक सीमा तक रोम की साम्राज्य इतना बढ़ गया कि तुर्की तक पहुँच गया, जिसे हम आधुनिक तुर्की कहते हैं। अतः प्रशासन करना बहुत टेढ़ी की हो गया। जब प्रशासन करना बहुत टेढ़ी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक शासन करना है,
तो एक बहुत टेढ़ी खीर हो गई। यहाँ विद्रोह जगह जगह विद्रोह होने लगे। अतः इसको क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया, एक इधर का एक इधर का, ऐसे बांटा गया। यानी पूरब का पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का तो अंत जो है कुछ ही सालों बाद हो गया, बंटवारे कुछ समय बाद। लेकिन ये पूर्वी रोमन साम्राज्य चलता रहा, जिसकी राजधानी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे। उन्होंने एक शहर बसाया था कॉन्स्टेंटिनोपल, और उस कॉन्स्टेंटिनोपल को हम आधुनिक समय में कुस्तुनतुनिया कहते हैं, ठीक है, तुर्की में पड़ता है। यही रोमन साम्राज्य की, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी। अब आप समझिए इतना सब होगा। अब भाई इस पर विचार करें कि जहाँ पर सभ्यता का केंद्र बिंदु होता है, जहाँ राजधानी होती है, वहाँ पर सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। वहाँ विद्वान उपलब्ध होते हैं, वहाँ जो है पुराने समय के ग्रंथ होते हैं। यानी विद्वान लोग वहीं संरक्षण देते हैं जहाँ पर संरक्षण देने वाले हों, है न। आदमी इलाहाबाद को क्यों भागता है? क्योंकि वहाँ शिक्षा का केंद्र है। दिल्ली क्यों भागता है अगर आईएएस बनना है? क्योंकि वहाँ आईएएस की सही रूप से ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आईएएस बना जाए, उसी प्रकार का बेस तैयार किया जाता है। तो एक माहौल होता है, माहौल से आदमी आधा बन जाता है, आधा उसकी किस्मत, मेहनत और किस्मत, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब आप लक्ष्य ऊंचा साधेंगे तो बड़ी चीज़ अगर ना भी मिले तो छोटी मोटी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, ठीक है ना। लक्ष्य ऊंचा हो आपका। तो 1453 में ये घटना घटी जिसने विश्व इतिहास में परिवर्तित कर दिया। क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार, अब जब मुसलमानों का अधिकार हो गया तो ये चूंकि ईसाई साम्राज्य था, तो यहाँ से लोग भाग कुस्तुनतुनिया से भागे। कहाँ भागे? रोम की ओर भागे, ठीक। विद्वान लोग भागे, अपनी पुस्तकों को लेकर भागे, धनाढ्य लोग भागे, कुछ जनता भी भागी। तो जो विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग, जिनके पास पुराने कब किन किन के ग्रंथ, बड़े बड़े लोगों के ग्रंथ, कौन कौन से बड़े लोग? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये किस समय हुए? जो यूनान की सभ्यता में हुए। लेकिन आपको बताया कि क्योंकि वही सभ्यता चली आ रही थी, उसी में विकास होता जा रहा था। थियोफ्रेस्टस, तमाम अनेक विद्वान थे उस समय के, वो सब ज्ञान विज्ञान लेकर कहाँ पर आए? रोम, इटली में। और जब ये ज्ञान लेकर आए, प्राचीन बातें पुनः खुलने लगी। जैसे हम लोग आधुनिक काल में जब अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया, तो अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को बिल्कुल ये समझा कि ये जाहिल लोग हैं, ये कमाल लोग हैं, इनकी कोई संस्कृति नहीं है, यानी हम शिक्षित करेंगे। हमारा ये धर्म है कि हम भारतीयों को शिक्षित करें। लेकिन जब 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब स्पीच दी, तो वहाँ पर सभी अंग्रेज़ों को फिर ये लगने लगा कि भाई हम इन लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, ये तो हमसे भी ज़्यादा शिक्षित, ठीक है। क्योंकि उनके आज भी कल्चर में, शिक्षा का स्तर से जो है, एक होता है धर्म, एक होती है नैतिकता। सही धर्म है नैतिकता से जुड़ा हुआ, और जो पाखंड हो जाता है वो धर्म का पाखंड वाला रूप होता है, ठीक है नहीं। जितने भी धर्मों की स्थापना हुई वो नैतिकता के आधार पर हुई। और पढ़ा लिखा व्यक्ति में अगर नैतिकता है तो ये समझिए कि वो पढ़ा लिखा है, नहीं तो यही समझिए कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कोई ना कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए वो वास्तव में सही एजुकेटेड नहीं, साक्षर है लेकिन शिक्षित नहीं।
शिक्षित और साक्षर में अंतर यही है कि आप बिना पढ़े लिखे भी हों लेकिन संस्कारवान हैं तो आप अच्छे शिक्षित हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं। लेकिन साक्षर व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी हो ये कोई जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे लोग बंदूकें भी उठा के लोगों की हत्या करने लगते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने अनेक जनताओं का विनाश किया। इसलिए इस काल को जब ये लोग भाग के आए तो उस काल को हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। इतिहास में क्या कहा जाता है? इस इतिहास में इस काल को पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण कहाँ से होगा? इटली से। कहाँ से होगा? इटली से। ठीक। अब इन लोगों ने एक पढ़ लिया, वहाँ की जनता ने समझ लिया। इटली से सब देशों में, स्पेन से, स्पेन आदि देशों में जो आसपास के क्षेत्र थे यूरोप के, ये बात समझ में आ गई कि हम लोग क्या थे, हमारा कहाँ कहाँ तक संबंध था और हमारे अब संबंध जो है हम अपने यहाँ तक सीमित रह गए। अतः हमें अपने संबंध फिर विस्तारित करना चाहिए। जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे आयात निर्यात करना चाहिए। ठीक है ना? और उसमें मुख्य चीज थी भारत। अतः स्पेन के राजा ने कोलंबस को भारत की खोज के लिए, ठीक, स्पेन के राजा ने भारत की खोज के लिए भेजा। मान के चलिए ये स्पेन है, इधर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इस प्रकार का। इधर भारत की खाड़ी हुई अफ्रीका से, इधर भारत हो गया, इस तरह का। यहाँ से उसे आना चाहिए था ऐसा, ठीक। और ये इसने कोलंबस से रास्ता कैसा पकड़ा? ऐसा। नक्शे में ज्यादातर आप देखिए कि भारत जहाँ है ग्लोब में, उसी के जस्ट पीछे क्या है? अमेरिका। ठीक है ना? तो कोलंबस आना था, उसे ऐसा रास्ता पकड़ लिया ऐसा। तो 1492 में किसकी खोज हो गई? अमेरिका। एक इटली का नागरिक था अमेरिको वेस्पुसी, ठीक है ना? वो भी अमेरिका पहुंचा। अतः इस को क्या कहा गया? उसी के नाम पर अमेरिका। इस महाद्वीप को क्या कहा गया? अमेरिका। बाद में और भी खोजें हुई तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक। उत्तरी अमेरिका में जो बड़ा क्षेत्र था, वो क्षेत्र जो है वर्तमान में हम जिसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहा है, लेकिन भूमिका बता रहा है आप लोगों को कैसे क्या हुआ। इटली से ही एक जो है चला था कोलंबस। कोलंबस ने यहाँ खोज कर ली भारत कब की? 1400। एक कोलंबस का वास्को डी गामा, ठीक है ना? कब की भारत की खोज? 1458। अब भाई यहाँ तक तो ये चीज़ें आ गई हम लोगों को समझ में। अब ये भी समझ में आ गई कि क्यों जरूरी थी। उस समय स्कूल खोले गए, लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, किसके लिए? समुद्र में यात्रा करने के लिए। एक मैगेलन नामक व्यक्ति था जिसने पूरे समुद्र की यात्रा कर ली, पूरी पृथ्वी की समुद्री के द्वारा। ये नए नए चीज़ों की खोज होने लगी। खोज का मतलब देखो, एक खोज होता है एक आविष्कार, ठीक।
तमाम बच्चे एक प्रश्न पूछते हैं कि सर भारत तो बहुत पहले से ही था, ये क्यों पढ़ा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो शब्द ये आता है खोज और आविष्कार। तमाम बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि भारत पहले से ही था, प्राचीन समय से था, पर कैसी खोज। ठीक, तो इस चीज को समझ लें। यहाँ खोज का मतलब होता है कि जो चीज पहले से ही विद्यमान है लेकिन वो जानकारी में अब नहीं है। हमारे पास पेन था लेकिन कहीं खो गया, अब तुम लोगों को लगाया हमने, तुम लोगों ने पेन खोज लिया कि भाई टेबल के नीचे पेन है ना, तो इसे क्या कहेंगे कि पेन खोज लिया। पेन था पहले से। आविष्कार का मतलब जो चीज पहले थी ही नहीं, जो चीज नहीं थी पहले उस चीज को लाना, जनता के सामने लाना ही क्या कहा जाता है, आविष्कार। ठीक, इसकी अंग्रेजी डिस्कवरी होती है, इसकी अंग्रेजी इन्वेंशन होती है। अब क्या होगा कि जी खोज प्रारंभ हो गई, तमाम भौगोलिक क्षेत्र खोज लिए गए। अनेक देश, एक देश मतलब यूरोप वालों ने लगभग पूरा संसार को खोज लिया। स्पेन वालों ने जो दक्षिणी अमेरिका के बीच में, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में 3 सभ्यताएं थी, वहाँ से अधिक धन संपत्ति लूटा, क्योंकि वहाँ पर सोने की खदानें थी। वो लोग सोने के आभूषण पहनते थे, उन आभूषणों की कोई कीमत नहीं थी उनके, क्योंकि उनका समाज से अन्य समाज से जुड़ाव नहीं था। इस प्रकार से इन लोगों ने लूट खसूट की, उन लोगों को मारा कूटा, तमाम प्रकार से अपना बंदी बना लिया, गुलाम बना लिया, खदानों तक यानी पहले व्यवहार किया और फिर बाद में मारा पकड़ा बंदी बनाया। उन्हीं को एक तरह का भोजन दे के खदानों में लगा के उन्हीं खदानों से उन्हीं से सोना खुदवाया। ठीक, ये सब चीजें चल रही थी अमेरिका। अब हुआ क्या कि पुनः जागरण के पश्चात एक चीज और आई, औद्योगिक क्रांति। पुनः जागरण कहाँ हुआ? वो औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई? क्योंकि इंग्लैंड में खदानें थी, इंग्लैंड में श्रम कम था। इंग्लैंड की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को संपन्न कराया। क्यों कराया? तो परिस्थितियाँ क्या थी? क्योंकि इंग्लैंड में धन था, पैसा था, पूंजी थी। उस पूंजी को जो है व्यक्ति बैठा बैठा क्या करेगा, कुछ ना कुछ बनिया क्या कहता है, तकरीर बांट बोलेगा। ऐसे ही इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया। न्यूटन क्या कर रहे थे, जेम्स वाट क्या कर रहे थे, आप लोगों ने कहानियाँ पढ़ी होंगी, और फिर उसी से अनुसंधान हो गया, खोज हो गई। जेम्स वाट बैठे हुए थे, जिन्हें हम भापते इंजन का आविष्कारक कहते थे, ठीक है ना, बैठे हुए खाना पक रहा था, पानी में जो भी हो वो उसमें ढक्कन लगा हुआ था। पानी गर्म हुआ तो वो बार बार ढक्कन जो है उससे जैसे गैस बने उससे, और वो ढक्कन नीचे गिर जाए। उसने कहा कि इस पानी में शक्ति है,
जब तो ये इसको हटा देता है सीमा के बाद, उसी प्रकार से फिर उसने अनुसंधान किया और मशीन बनाई। जो मशीन पहले से थी उसी में कुछ तोड़ फरोड़ करके उसने कोयले से चलने वाली वो भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। स्टीफेंसन ने रेल का इंजन बनाया, उसी इंजन को रेल के इंजन में रख दिया, वही इंजन से मशीनें चलने लगी, कॉटन मिलें चलने लगी। समझना बात को आप, इंजन जो बनाए गए उन्हीं इंजनों से आपकी वो चल रही थी, क्या कॉटन मिलें, ठीक। और उन्हीं इंजनों से जब स्टीफेंसन ने वो किया, रेल का इंजन बनाया, तो उसी को उठा के उसमें रख दिया, रेल चलने लगी, पटरियाँ बिछा दी गई, ये सब चीज़ें हो रही थी। इसके पश्चात उद्योग क्रांति चूँकि इंग्लैंड में हुई, तो इंग्लैंड को भी क्या हुआ, अधिक मात्रा में सामान बना, पूंजी बनी। पूंजी बनी तो पूंजी का निवेश भी होना जरूरी है। सामान अधिक बनेगा तो बाजार भी चाहिए। भाई आपके पास मान के चलिए 100 कुंटल गेहूँ है, तो ज़रूरत है आपको 10 ही कुंटल की, तो 90 कुंटल का क्या करेंगे आप, बेचेंगे। बेचने के लिए क्या चाहिए आपको, मार्केट, ठीक। तो वही इंग्लैंड की स्थिति थी। जब वस्त्र बन गए तो उन्होंने क्या किया कि बाजार की खोज की। ये सब चीज़ें किससे संबंधित है, अमेरिका की खोज से संबंधित। पुनर्जागरण ने व्यक्ति को, उनको जो है प्रभावित किया। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को जागृत किया, उसके पहले राजा राम मोहन राय आए थे। राजा राम मोहन राय ने लोगों को जो पुराने अंधविश्वास थे उनको दूर करने के लिए प्रयास किया। इसलिए भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। लेकिन सही मायने में राजा राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र सिर्फ बंगाल तक था, लेकिन सही मायने में भारतीयों को जागृत करने का कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया, ठीक है नहीं। विश्व क्षितिज पर भारत की संस्कृति का डंका बजाने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति था तो स्वामी विवेकानंद थे। उस समय से संसार भर की मान्यता, जो यूरोपीय लोग घमंड करते थे, उनकी मान्यताएं टूट गई। अब आपको 2-3 चीजें पकड़ना है। भूमि, पूंजी और बाजार, इन्हीं चीजों के तहत किसकी खोज हुई, अमेरिका। सब यूरोपीय देश खोजबीन कर रहे थे, ठीक है। अमेरिका की खोज हो गई, सब कुछ हो गया। अब आइए 2-3 चीजें और बता दें। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1773 से 83 तक माना जाता है, ठीक। यहाँ पर जो है पेरिस की वर्साई संधि के द्वारा इंग्लैंड ने भी उसे मान्यता दी। हालांकि 14 जुलाई 1773 को ही अमेरिका का ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। हाँ, 4 जुलाई, ठीक है। हाँ, 73, ठीक है, देख लेना। फिर भी हमारी स्मरण शक्ति में 73 है, और देख लेना तुम लोग। देखिए, इतिहास में ये घटनाएं होती हैं। आप किताब भी कोई खोलेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं गड़बड़। तो हमने कई बार कहा है कि अपना भी आप लोग खोजबीन करते रहिए। तथ्य इधर उधर हो जाते हैं तो उसको आप जो है सही करिए। इंटरनेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से एक आध 2 चीज़ अगर आपको लग रही, पढ़िए आप, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ सही पढ़ाई गई और ये चीज़ गलत पढ़ाई गई। उसका आप विश्लेषण, आप मूल्यांकन खुद करें, तभी आपको ज्ञान जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति। अमेरिका की क्रांति से जुड़ी हुई क्या है? फ्रांस की क्रांति। क्योंकि जो फ्रांस की सेना अमेरिका में गई थी, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। तो वहाँ से विजय होके आई ये सेना, तो इसके मन में भी वही भाव आए
जब आप अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से ऐसे तत्व थे जिसने फ्रांस की सेना को प्रभावित किया, और वही भावना लेके गए ये कहाँ पर, फ्रांस में अपने देश लौटे। इनकी बातों को जनता ने सुना, इनकी बातों को वहाँ के विद्वानों ने सुना, और उन विद्वानों, फ्रांस के विद्वानों कौन थे, रूसो, वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, मैकियावेली, ये सब कहाँ के थे, फ्रांस के। और जो हम लोग आज बात करते हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब किसकी देन है, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस में 2-3 बार हुई घटनाएं, और इससे सब घटनाएं क्या थी, ये सब घटनाएं राजशाही के खिलाफ, वहाँ की व्यवस्था के खिलाफ थी। अमेरिका ही पहला ऐसा देश था जहाँ पर जनतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो मुख्य है, फ्रांसीसी क्रांति, वो 1789 की। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति हो गई। उसके पश्चात, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इटली का एकीकरण हुआ, रूसा का एकीकरण होकर जर्मनी देश बना। जब ये देश बने तो क्या हुआ, आपस में सबको क्या चाहिए था, उपनिवेश, यानी ये सब चीज़ें चाहिए थी। इनके पीछे लड़ाई होने लगी सब देशों में। ठीक, इसमें 2-3 शब्द और जोड़ दें, क्या, एक है राष्ट्रीयता, या जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। हर देश के अंदर जब राष्ट्रवाद की भावना हो तो क्या होगा, एक देश दूसरे देश से लड़ेगा, लड़ाई होगी क्या नहीं होगी, एक उन्माद होता है। ठीक, आप लोग जिस उम्र में बैठे हैं, इस उम्र में शिक्षक अच्छा है तो आपके दिमाग में वो अच्छे विचार भर देगा। आपके दिमाग में जब अच्छे विचार भरेगा तो आपके अंदर क्या होगा, एक उन्माद आ जाएगा, हाँ हमें IAS बनना, हमें PCS बनना। और यही अगर मान लो विचार दूसरे तरीके से भर दिए जाएं, नकारात्मक तरीके वाले भर दिए जाएं, तो आपके मन में वही भावनाएं कर जाएंगी और आप दूसरे रास्ते पे भी जा सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं उन्माद। ठीक, तो राष्ट्रवाद की भावना भी एक उन्माद का काम करती है, आदि मानने को चालू हो जाती है। इसने एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को नष्ट कर दिया। हुआ क्या, आपस में ही लड़ गए। जर्मनी जब देश स्वतंत्र हुआ तो जर्मनी का एक व्यक्ति था बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया और 3 युद्ध करके, एक ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, पहला डेनमार्क से किया, दूसरा ऑस्ट्रिया से किया, तीसरा फ्रांस से किया। 3 युद्धों के द्वारा उसने जो है जर्मनी का एकीकरण कर दिया। इसे जादूगर कहा जाता है, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ, ठीक है ना, बिस्मार्क, क्योंकि इसने अपनी कूटनीति के द्वारा लोगों को समझ में ही नहीं आया और जर्मनी का एकीकरण करा दिया। लोग समझ ही नहीं पाते थे, और जिसको शत्रु मानता था वो बिस्मार्क, उसको जो है मित्र विहीन कर देता था। जो शक्तिशाली देश होते थे उनसे मित्रता काट लेता था। इसके खिलाफ, शत्रु देश के खिलाफ, जैसे फ्रांस से युद्ध करना है उनसे, तो उसने क्या किया कि जो शक्तिशाली देश थे सबसे संधियां कर ली, इटली से संधि कर ली। इसलिए इसे जादूगर कहा गया, इसको बिस्मार्क, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ कहा गया। लेकिन
यदि हम भारतीय इतिहास पर दृष्टि डालें तो भारत के इतिहास में बिस्मार्क से भी बड़ा एक कूटनीतिज्ञ होगा, और जिसने कूटनीति किताब भी लिखी, चाणक्य, ठीक है ना। जिस अखंड भारत की हम संकल्पना कहते हैं वो कभी भी अखंड नहीं था, खंडित अवस्था में हर काल में, चाहे राम का युग हो या कृष्ण का युग हो, जिस युग को हम भगवान का युग कहते हैं, जिस युग को हम राम युग कहते हैं, राम राज्य कहते हैं। राम राज्य का मतलब ऐसा कि जनता के हर वर्ग को सुख मिला, लेकिन उस युग में भी भारत अखंड नहीं था। भगवान राम को राजनीतिक दृष्टि से हम ये समझते हैं कि भगवान राम ने आतताइयों असुरों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया, पूरे भारत है क्या किनका ऐसा है। देखिए कुछ चीजें हैं, इतिहास इसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल, भारत में कब माना जाता है? भारत में ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना, वहां से ऐतिहासिक कुछ घटनाएं मिलने लगती, ठीक है। कब से? महात्मा बुद्ध, 16 महाजनपद, वहां से कौन राजा, कितनी राजा, कैसा क्या होगा। लेकिन उसी कालखंड के बहुत पहले, क्योंकि भगवान राम भी अपनी पीढ़ी में, सूर्यवंश की पीढ़ी में 63वें राजा थे, ठीक है ना। और इतिहास जो है एक समय की बात नहीं है, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से है। जो भारत में जो मनुष्यों की प्रजाति है, भारत में जो बताया गया है कि हम जितने भी लोग हैं वो सब किसकी संतान है? हमारा पहला राजा कौन है? मनु व्यवस्थित है। इसलिए इस युग को हम व्यवस्थित युग कहते हैं। व्यवस्थित मनवंतर है। इसके पहले 6 मनु और हो चुके हैं। तो इतिहास में हम जितना और जाएंगे तो अब भगवान राम के कालखंड को हम क्या खोजेंगे वहाँ, क्योंकि उस समय आधुनिक इतिहास से मिलान क्या करें, है नहीं। तो उस संबंध में जाना महाकाव्य काल है, इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो है सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, कहाँ कहाँ किन किन नदियों का, किन किन देशों का उल्लेख हुआ है, वो सब उसमें उल्लेख है। रामायण में भी उल्लेख है, महाभारत में भी उल्लेख है, जिसका जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा युग था। आप अध्ययन कीजिए, है ना। अब आइए फ्रांसीसी क्रांति के पहले इटली उसका हो गया, जर्मनी का एकीकरण। अब क्या होगा? ये प्रथम विश्व युद्ध होगा। कब हुआ? 1914। किसके पीछे होगा? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद के पीछे। क्योंकि जो नए देश बने उनको भी चाहिए, पुराने देश जो है देना नहीं चाहते थे। जर्मनी नया देश बना, उसने भी कहा कि हमको भी समुद्र के आकाश के नीचे भूमि चाहिए। आकाश के नीचे का मतलब है तुम ही अकेले थोड़े धनाट बन जाओ, हम भी जो लूट हो रही है संसार में, इस देश को लूटो, उस देश को लूटो, यहाँ के लोगों को से धन लूटो। तो जर्मनी ने कहा हम भी लूटें, हमको भी उपनिवेश चाहिए। इस लूट खसूट में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि इंग्लैंड नहीं चाहता था कि कोई अन्य देश समुद्रिक शक्ति में हमारे बराबर हो। अतः प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच में रूस की क्रांति हो गई। रूस में जो पीटर महान जो राजा थे, जार राजा कहलाते थे रूस के, सम्राट, बहुत बड़ा साम्राज्य था। भारत संसार में अभी भी रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश है। तो वहाँ पर राजा को जार कहा जाता। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस कमजोर पड़ने लगा, जनधन की हानि होने लगी, तो वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पर और लोगों के विचार भी चल रहे थे। इनके विचार चल रहे थे
लेने लगे। किनके विचार चल रहे थे? कार्ल मार्क्स के, एंजल्स के। इन लोगों ने जनता को प्रभावित किया, रूस में क्रांति हुई। और कब हुई? 1917 में। विश्व इतिहास में फिर जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अनेक परिस्थितियां बदली। आर्थिक मंदी आई, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, वो असफल हो गया, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अंत में वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं। अब आइए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पे। देखो बच्चों, इतना आप लोग यहाँ तक आ गए हो, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बोस्टन की पार्टी से प्रारंभ, जैसे फ्रांसीसी क्रांति बास्तिल के दुर्ग के पतन से प्रारंभ हुई, उसी प्रकार से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से? तात्कालिक घटना जिसे कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी, ठीक। ये क्या हुआ? इसमें कोई हंसने वाली बात है क्या? भैया क्या हंसी क्यों आ गई? अरे तो पढ़ा रहे तो वो तो सामने आ जाएगी। कहीं नाई नाई कितने बार कहीं बैठे रहो, अभी कटेंगे तो पता चल जाए कितनी गिरेंगे, है ना? थोड़ा धीरज तो रखो, जहाँ हमने लिखा है तो वो पढ़ाएंगे ही आपको, ठीक है? और जहाँ में हंसने की कौन सी बात थी? तुम क्या हंस रही थी बेटा? देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम क्या है? तो एक चीज़ आप लोग बता दें, जैसे आप लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उद्देश्य आपका अच्छा है, तो आपका बैठने का तरीका भी वैसा होना चाहिए कि हाँ हम हैं, हम डिजर्व करते हैं, ठीक है ना? चाहे आपको क्लर्क बनना हो या कुछ भी बनना हो, टीचर बनना हो, क्लास में बैठने का तरीका क्या होता है, ये आपके धीमे धीमे संस्कारों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना? तो वही संस्कार व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, वही संस्कार व्यक्ति को पीछे ले जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को समझने से पहले क्या कारण थे कि अमेरिका की क्रांति हुई, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम? कारण, ठीक? एक एक कारण आप लोग लिख लीजिए। पहला लिखिए, अमेरिका वासियों का ब्रिटेन के प्रति दृष्टिकोण। अमेरिका वासियों का तो बोस्टन टी पार्टी हालांकि बात की चीज़ थी, लेकिन तुम लोगों के मन में उत्कंठा हो रही हो क्योंकि उसमें लिखा है टी पार्टी। तो ऐसा था कि इंग्लैंड का चूँकि यहाँ पर उपनिवेश था अमेरिका, इंग्लैंड के लोगों ने, जो अपराधी लोग होते थे, जो अपराध करते थे, उन अपराधियों को पकड़ पकड़ के देश निकाला कर दिया जाता था। तो कहाँ भेज दिया जाता था? अमेरिका में, ठीक? स्टुअर्ट काल में अनेक पादरी लोग भी इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में आ बसे।
अमेरिका में बहुत बड़ा क्षेत्र था, जंगल थे, यातायात के साधन नहीं थे, तो बड़े बड़े प्रांत थे, लेकिन वहाँ के लोकल लोग इस जंगल से उस प्रदेश में कैसे जाना है वो सब रास्ते बनाए हुए थे। ये सब लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे वो सब क्या है धीमे धीमे करके अपनी इंग्लैंड के प्रति उनकी तो कोई सहानुभूति थी नहीं, लेकिन थे कहाँ के? इंग्लैंड के। तो पादरी भागकर आए। ठीक, देखो ईसाई धर्म के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ईसाई धर्म के बारे में एक दिन हमने बताया था। ठीक, उससे आगे का बताना है जो एक क्रांति का कारण बना। ईसा मसीह के द्वारा चलाया गई जो विचारधारा थी उसे हम ईसाई धर्म कहते हैं। प्रारंभ में यह मजदूरों जनसाधारण में फैला और जनसाधारण का धर्म ही वास्तव में फिर सबका धर्म हो जाता, कोई भी धर्म हो। अंत में क्या हुआ कि पोप लियो 10 थे, उनके शासन काल में, आधुनिक काल में उन्होंने एक क्षमा पत्र प्रकाशित कराया। उस क्षमा पत्र को यानी एक जो है ऐसा क्षमा पत्र बना दिया। इस क्षमा पत्र को उन्होंने अपने पादरियों को दिया कि क्या अन्य देशों में इनको बेच दो, इससे धन की प्राप्ति होगी। इसकी कीमत निर्धारित कर दी गई। अगर कीमत है और इसको सिर्फ जो लिखा है इसको जो पढ़ लेगा वह उसने जितने भी पाप किए होंगे वो उन पापों से मुक्त हो जाएगा। समझ आ गई बात? जो क्षमा पत्र है, क्षमा का मतलब है कि जो भी इन्हें पढ़ लेगा ईश्वर उनके पापों को क्षमा कर देगा, वो पाप मुक्त हो जाएगा। पाप मुक्ति पत्र भी कहते हैं, क्षमा मोचन पत्र भी कहते हैं। एक मार्टिन लूथर हुआ जर्मनी में, जो प्रोफेसर था दर्शन शास्त्र का, धर्मशास्त्र का भी उसे अध्ययन था और दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था जर्मनी में। जब जर्मनी में जो बिकने के लिए आया तो उसने जो है इन चीज़ों का विरोध किया, क्योंकि ये क्षमा पत्र जो खरीदेगा, जिसमें पैसा होगा वही खरीदेगा, जिसमें पैसा नहीं होगा इसके पास, इसका मतलब है उसने अगर पाप किए हैं तो उससे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और क्या ऐसा विधान है कि ईश्वर ने ऐसा कोई विधान बनाया है? जैसे सूरज उगता है, सूर्य की रोशनी हर व्यक्ति तक पहुंचती है, चाहे वो झोपड़ी हो या वो महल हो। सूर्य जो है किसी के साथ विभेदीकरण नहीं करता। तो ईश्वर का न्याय भी, ईश्वर की कृपा दृष्टि भी सबके लिए समान है। जो पाप करेगा उसे दंड मिलेगा, जो पाप नहीं करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी धर्म ये बात कहते हैं, किसी ना किसी रूप में कहते हैं, लेकिन यही सार है सब धर्मों का। तो फिर भाई ये गरीब लोग तो खरीदे नहीं पाएंगे, उनके पास क्योंकि अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। जो आज खा रहे तो आज कमाएंगे तो आज ही खाएंगे, तुझे कहाँ से खरीद रहे हो? और ऐसा तो बाइबल में लिखा नहीं, इसलिए उसने विरोध किया। विरोध किया यानी प्रोटेस्ट किया। अंग्रेजी क्या हो गई? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट से क्या हुआ कि उसके विचारों को जो मानने वाले लोग थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाने लगे। इस प्रकार से अन्य देशों में भी कॉल्विनवादी हो गए। जो रोम में जो था, जो पोप का धर्म चल रहा था, उनको कैथोलिक कहा जाने लगा। स्विट्जरलैंड में अलग चला, जुंगली का अलग चला, यानी अन्य देशों में ईसाई धर्म के अलग अलग विचारधारा अलग अलग हो गए। इंग्लैंड में भी अलग हो गए, क्योंकि राजा लोग भी उत्पीड़ित थे। पोप का इतना डर भय था कि पोप ही यह निर्धारण करता था कि राजा को किससे शादी करना है, किससे नहीं करना। और राजा अत्याचारी है तो पोप आदेश दे के राजा को हटवा देता था। पोप के पास भूमि भी थी, पोप के पास पूंजी भी थी। इतना बड़ा मतलब साम्राज्य था पोप का। तो इस साम्राज्य को आघात कहाँ से हुआ? मार्टिन लूथर की वजह से।
वो यहाँ से अनेक शाखाएं हो गई, ठीक है ना। ईसाई धर्म पंथ हो गए अलग अलग। इसलिए स्टुअर्ट काल में, इंग्लैंड के राजा स्टुअर्ट थे, उनके शासन काल में जो पादरी लोग थे वो उनकी धार्मिक स्थिति से, क्योंकि वो अपना राजा अपना धर्म थोपना चाहता, अपनी विचारधारा थोपना चाहता था, तो अनेक पादरी भागकर कहाँ आ गए, इंग्लैंड में। अब ये सब लोग भागकर कहाँ आ गए, अमेरिका में। ये सभी लोगों की सहानुभूति इंग्लैंड के प्रति नहीं थी, ठीक है। तो पहला है अमेरिका वासियों का ब्रिटेन के प्रति दृष्टिकोण। समझ में आ गया सबको कैसा दृष्टिकोण था। दूसरा लिखो, इसी में लिख लीजिए पहले में आप लोग कि प्रथम अंग्रेज बस्ती 1607 ईस्वी में ईस्वी में वर्जीनिया प्रांत के जेम्स टाउन में स्थापित की गई थी। जेम्स टाउन एक स्थान था, जेम्स टाउन। दूसरा कारण लिखिए, अमेरिका वासियों का अंग्रेज होना। मुंडकोपनिषद में एक कहानी आती है कि एक शेरनी एक हिरण का पीछा कर रही थी। वो गर्भवती थी शेरनी, पीछा कर रही थी, और उसी समय जो है उसे प्रसव वेदना हुई और उसका बच्चा जो है वो वहीं पर गिर गया और वो भागती हुई चली गई। वहाँ पर जो है भेड़ों का झुंड था, जहाँ से वो भागी, जहाँ बच्चा गिर गया वहाँ से भेड़ें गुजरी। भेड़ों के झुंड में वो बच्चा सम्मिलित हो गया, भेड़ों का दूध पिया, भेड़ों जैसा पला बढ़ा। इंसान भी वैसे ही होता है, तमाम जंगली मनुष्य मिले हैं। अगर जानवरों के बीच रहे तो जो आप लोगों ने मोगली की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी टीवी पर, वो वास्तव में रामू नामक एक लड़का पाया गया था भारत, ठीक है ना। तो ऐसे अन्य देशों में भी ऐसी कहानियाँ हैं जिन भेड़ियों ने जिनका पालन किया, तो भेड़ियों जैसा ही हरकत थी उसमें। तो जंगली भाषा, उसमें भाषा शैली का विकास नहीं था। तो वो बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा आकार का हो गया, लेकिन व्यवहार उसका कैसा था, भेड़ों जैसा। एक दिन भेड़ जो है नदी में पानी पीने गई, वो भी साथ में था। वहाँ पर उस तरफ नदी के दूसरी ओर एक शेर था। उसने कहा कि भेड़ों के बीच में शेर क्या कर रहा है। तो उस शेर ने कहा उस तरफ से कि तुम शेर के बच्चे और भेड़ों के बीच में क्या कर रहे हो। उस शेर के बच्चे ने कहा कि हम भेड़ हैं, शेर नहीं है। तो शेर ने कहा उस तरफ से कि तुम हमारे जैसे हो, जैसे हम हैं वैसे ही तुम हो, और विश्वास ना हो पानी में झांक के देख लो। हमें देख रहे हो तुम, तो पानी में देख लो तुम अपने आप को। उसने पानी में झांक के देखा तो उसे अपनी आकार दिखाई दिया। उसे लगा कि जो हम उधर देख रहे हैं वैसे ही हम इधर हैं। तो वो शेर ने कहा कि तुम जो है ये मिमिया रहे हो, तुम्हारा स्वभाव मिमियाना नहीं है, तुम्हारा स्वभाव दहाड़ना है, तुम ऐसे दहाड़ो। तो शेर ने दहाड़ा उस तरफ से, तो ये भी उसी प्रकार से दहाड़ा। तो जितनी भेड़ें थी वो सब भाग गए। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर दूसरे कारण है।
क्या कहानी है कि अमेरिका में जो लोग बसे हुए थे वो भी अंग्रेज थे। तो एक ही लोग थे, लेकिन वो लोग शासन करना चाहते थे अमेरिका पे, अपने विचार थोपना चाहते थे, जबरदस्ती मनवाना चाहते थे, उनका शोषण करना चाहते थे। तो आगे का ये भी तो अंग्रेज थे, उनके मन में ये बात भावना उत्पन्न हुई कि भाई तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो गए, तुम्हारी गुंडेई कहाँ से चलेगी? अगर तुम गुंडे हो तो हम भी तो तुमसे बड़े गुंडे हैं जो देश से निकाले गए। अतः एक व्यवस्था यहाँ नहीं चलेगी। उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसका यही मतलब है दूसरी हेडिंग का कि अमेरिका वासियों का ब्रिटेन का होना। जब ब्रिटेन के हैं तो उनका शोषण कैसे बर्दाश्त करें? तीसरी लिखी लिखिए, दृष्टिकोणों में अंतर या भिन्नता। अमेरिका में जो इंग्लैंड के लोग बसे, उन लोगों में आपस में भाईचारा था। वहाँ ना कोई राजतंत्र स्थापित था, वहाँ जनतंत्र था। लोग एक दूसरे की भावना का आदर करते थे। वहाँ भी इंग्लैंड ने एक प्रणाली स्थापित कर दी थी जो इंग्लैंड के सारे पर काम करती थी। यानी एक उच्च सदन बना दिया, एक निम्न सदन बना दिया। ये उच्च को काउंसिल कहते थे, नीचे वाले को यानी ऊपर वाले काउंसिल या कार्यपालिका कहते थे, नीचे वाले को व्यवस्थापिका कहते थे। अब जो ऊपर वाला सदन था उसमें इंग्लैंड के राजा अपने लोगों को भेजते थे, नीचे वाले अमेरिका के लोग चुन के भेजते थे। लेकिन जब कोई हित जो है इंग्लैंड के का होता था तो उसमें जो कुलीन वर्ग का जो इंग्लैंड के राजा काउंसिल में होते थे मनोनीत लोग, वो इनकी नीतियों का विरोध करने लगते थे। तो ये भी जो है इनके विचारों में भिन्नता हो गई, क्योंकि इंग्लैंड के लोग कुलीन तंत्रवादी थे, राजशाही वाले थे, बड़े लोगों की वो परंपरा को मानने वाले थे। जबकि अमेरिका के लोगों का विचार जनतंत्रवादी लोकतंत्रवादी था। उनका विचार था कि हम सभी लोग समान हैं, उसमें भिन्नता नहीं होना चाहिए। इसी वजह से संसार का पहला जो लिखित संविधान बना, किसका बना था? अमेरिका। और संसार का सबसे बड़ा लिखित सबसे बड़ा संविधान किसका बना? भारत, है नहीं? अगला लिखिए, असंतोषजनक शासन प्रणाली। हमने ये बात बता दी आपको असंतोषजनक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका, जिसे हम काउंसिल कहते हैं। काउंसिल में इंग्लैंड के राजा के मनोनीत सदस्य होते थे जो इंग्लैंड के सारे पे ही काम करते थे, लेकिन व्यवस्थापिका में अमेरिका के चुने हुए लोग थे। तो ये बात क्लियर हो गई। अगली चीज़ लिखिए, व्यापारिक प्रणाली। व्यापारिक प्रणाली इंग्लैंड के लोग जहाँ भी जिस देश में भी गए उन्होंने व्यापार को अपने पक्ष में किया। जहाँ भी जिस देश में, जिन देशों को साम्राज्यवाद का शिकार बनाया, उपनिवेशवाद का शिकार बनाया, उन देशों से उन्होंने कच्चा माल लूटा, उनके माल पर कर लगाया, आयात कर, जिससे हमारे देश में उनका माल ना आ पाए। हर देश के साथ यही किया। भारत का जो सूती वस्त्र था इंग्लैंड जाता था, लेकिन इंग्लैंड ने फिर उसमें आयात कर इतना लगा दिया कि भारतीयों को वो कपड़ा जो है वहाँ बेचना मुश्किल हो गया।
ठीक ऐसे ही नीति अमेरिका वालों के साथ की। अमेरिका वाले चालाक थे लेकिन भारतीयों जैसे नहीं थे वो, क्योंकि उनके मन में हीन भावना नहीं थी और भारतीयों ने गुलामी जो है स्वीकार कर ली थी। अंतर इतना, अमेरिका वाले के मन में यही भावना थी कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वही हम हैं, लेकिन भारतीयों के मन में ये भावना उत्पन्न ही ना हुई कि हम तुमसे भी बड़े विश्व गुरु हैं। इसलिए भारत को स्वतंत्रता बाद में मिली, अमेरिका को बहुत पहले मिल गई, क्योंकि क्या चालाकी अपनाई, तुम व्यापार में तो कर लोगे तुम सब कुछ, हम तस्करी के माध्यम से व्यापार करें। तस्करी जानते हैं क्या होता है? तस्करी का मतलब है कि चोरी से व्यापार करना, जिस पर ना आयात कर हो ना निर्यात कर हो और हम अपना माल ही बेच ले जाएं। तो भारतीयों ने ये चीज़ें नहीं सीखी। भारत का कपड़ा जो है इंग्लैंड ने कर लगा दिया तो तस्करी के माध्यम से भी नहीं, अन्य देशों में नहीं बेच पाते। जरूरी नहीं था कि तुम कपड़ा इंग्लैंड ही वालों को बेचो, उन्होंने वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, भारतीय कपड़ा उद्योग जो है नष्ट हो गया और उन्होंने अपना जो कपड़ा था मशीनों द्वारा बना हुआ भारत में सप्लाई कर दिया। अब जो हाथ का बना हुआ कपड़ा महंगा होता है, भाई एक मजदूर महीनों मेहनत करता है तब जाके एक थान बना पाता है। आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, हमने देखा है छोटे में गाँव में एक होता था, वो महीनों में एक वो है जो दरी नहीं होती बिछाने वाली, काट रहा बेचारा, बना रहा सूत करे था, सूत बनाए धागे, फिर उन धागों को धागे के अंदर फिर खटर पटर करके फिर उनका जो है ऐसे जाली लगती जाती, ठीक ना, ऐसा धागा ऐसे धागों में धागे कहते जाते थे, वो एक दूसरे में होते जाते, फिर क्या चटाई बनती जाती, कितना चौड़ा बना देते वैसे। वो कितनी मेहनत पड़ती, मशीनों से ऐसे धान डेयरी में कर रहे ढेर सारे, तो इसमें कम श्रम लगा, कम मेहनत लगी और माल सस्ता हुआ, तो व्यक्ति जो है सस्ता माल लेगा। हम आज भी कोलगेट करते हैं, हम आज भी लक्ष्य साबुन लगाते हैं, ये सब कहाँ के इंग्लैंड के लोगों की कंपनियाँ लूट रही है नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। वही स्थिति यहाँ हुई। इन लोगों ने, अमेरिका लोगों ने क्या किया, तस्करी का प्रयोग किया। इससे इंग्लैंड के लोगों को अमेरिका वालों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनके व्यापार को क्षति पहुँच रही थी, और अमेरिका वालों को भी उनसे रोष उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जो है जबरदस्ती इनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। आगे लिखिए। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? 1756 से 1763 में। किन के बीच हुआ? रूसा और ऑस्ट्रिया के बीच। रूसा का साथ किसने दिया? इंग्लैंड ने। ऑस्ट्रिया का साथ किसने दिया? और ये कितने वर्ष तक चला? 7 वर्ष तक। और इस युद्ध का प्रभाव कहाँ कहाँ होगा? जहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के उपनिवेश थे वो आपस में लड़ गए। भारत में भी लड़े, भारत में भी लड़े। तो इन्हीं युद्धों के कारण भारत से फ्रांस की शक्ति का अंत हो गया। किस युद्ध के दौरान? सप्तवर्षीय। कब होगा? 1761 में वांडिया वास का युद्ध।
जैसा फ्रांसीसी शक्ति का पूर्ण रूप से अंत हो गया। पढ़ा है इतिहास, इसी का परिणाम था। वहां लड़ते थे ये लोग यूरोप में, यहाँ ये आपस में लड़ जाते। समझ में आ गई बात? सप्तवर्षीय युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इससे इंग्लैंड को क्या लाभ होगा? कनाडा वाला क्षेत्र इंग्लैंड को मिल गया, फ्रांस वाल पराजित हुआ। अमेरिका के लोगों के मन में, क्योंकि फ्रांस की भी कुछ बस्तियां थी, तो अमेरिका के लोगों के मन में फ्रांस का भी भय था, इंग्लैंड का भी भय था। अब किन किन से लड़ते वो, क्योंकि जब जो है समान हित हों तो दोनों गुंडे भी आपस में मिल जाते हैं तीसरे गुंडे को सताने के लिए, है ना भाई? अमेरिका इधर हो गया, इंग्लैंड फ्रांस इधर हो गया, ठीक? इनकी भी यहाँ गुंडियाई चल रही, इनकी भी यहाँ गुंडियाई चल रही। अगर ये जो है इनका विरोध करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, इनके खिलाफ विरोध करेंगे, विद्रोह करेगी जनता। अगर इनके बस में नहीं होगा इन्हें दबाना, तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में। काय के लिए? हाथ में आई हुई ऐसी मुर्गी जो डेली सोने के अंडा दे, तो कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अतः जब फ्रांस की पराजय हो गई तो अब एक एक प्रतिद्वंदी बचा, इंग्लैंड। तो यहाँ फ्रांस पराजित हुआ, तो फ्रांस की भावना इंग्लैंड के प्रति कैसी हो गई? विरोध करेगा। इसलिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अपनी सेना भेजी। आप जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, जो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू है वो फ्रांस ही में बना था। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि सबसे बड़ा इंग्लैंड की पराजय कारण अमेरिका में ये था कि बहुत बड़ा अमेरिका, ये छोटे छोटे प्रदेश, इन प्रदेशों के बीच में जंगल है। जो अमेरिका में रह रहे लोग वो इन जंगलों से तो परिचित हैं, लेकिन इंग्लैंड के जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर प्रशासन कर रहे हैं, वो इन जंगलों से परिचित है। जब विरोध हुआ अमेरिका के लोगों ने 1773 में घोषणा कर दी अपनी स्वतंत्रता की, तो युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ, उससे क्या हुआ कि यहाँ भी ये लोग लड़ रहे। अच्छा, ये जो है अपनी शक्ति के द्वारा क्या कहते थे कि जंगलों के माध्यम से दूसरी जगह पहुँच जाते थे, लेकिन इंग्लैंड के लोग एक ही जगह लड़ रहे। 1781 में कॉर्नवालिस ने लगभग स्वतंत्रता संग्राम जीत लिया था, लेकिन एकाएक वाशिंगटन ने आक्रमण कर दिया और कॉर्नवालिस को सरेंडर करना पड़ा। ये वही कॉर्नवालिस हैं जिनको भारत में पड़ा, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त बाद में लागू, जिन्हें प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है नहीं, जिन्हें पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है, कॉर्नवालिस। उसने जीत लिया था लगभग, लेकिन क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से ये लोग पूरे परिचित नहीं थे, वाशिंगटन ने, जो जॉर्ज वाशिंगटन नाम था जिनका, उन्होंने इस पूरे संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजों को कई जगह पराजित किया। वो खुद पराजित हुए। सेना के पास कपड़े नहीं थे, सेना के पास जूते नहीं थे, बर्फीली क्षेत्र था, आप कुछ लोग इसी में मर गए, लेकिन फिर भी वो उन्होंने ऊर्जा का संचार स्थापित करता, लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन देश को आज़ाद किया। इसलिए इनाम के रूप में उसे क्या मिला? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का पद। ये चीज समझ में आ गई? फ्रांस ने किसका साथ दिया? अमेरिका का। हमने क्या बताया था? अभी यहाँ बताया था कि यदि इनका हित जो है
इन दोनों के हित समान थे यहाँ पर, इनको भी यहाँ से लूटना था, इनको भी यहाँ से लूटना था। अगर इसने इनका विरोध किया अमेरिका वालों ने, तो ये दोनों मिल जाते। लेकिन हुआ क्या, ये आपस में ही लड़ गए हैं, तो शत्रु का शत्रु क्या हो जाता है, मित्र हो जाता है। तो अमेरिका वालों, फ्रांस ने अमेरिका वालों से दोस्ती करी, बोले हम इन्हें पराजित करेंगे, पटक नहीं देंगे, हम नहीं जीत पा रहा सामने, हम तुम्हारे माध्यम में पटक नहीं देंगे, ठीक है ना। इस वजह से हथियार हथियार सप्लाई किए, ठीक है ना। अगला जी, देखिए दो नियम हमने आपको बता दिए थे, एक धार्मिक कारण और एक हमने क्या बताया था आपको, अपराध नियम। यानी हमें इंग्लैंड में जो भी अपराधी होते थे उन्हें देश निकाला कर कहाँ भेज दिया जाता था, अमेरिका। और जो भेजे जाते थे उनकी कोई सहानुभूति इंग्लैंड के प्रति नहीं थी, ठीक है ना। भाई आप मान के चलिए यहाँ इस संस्थान से निकाल दिया जाए, तो क्या आपकी सहानुभूति होगी यहाँ इन लोगों के प्रति, है? तो ठीक यही विधि उन लोगों के साथ। दूसरा हमने बताया धार्मिक मामले, तो स्टुअर्ट काल में जो पादरी गए थे, भागे थे इंग्लैंड से, तो उनकी भी कोई सहानुभूति नहीं थी, वो भी चाहते थे कि इंग्लैंड वाले यहाँ से हट जाएं, बोरिया बिस्तर, हम लोग अपना आराम से जी अपनी स्थिति में रहें। तो दो कारण और थे, एक लिख लीजिए आप लोग, धार्मिक कारण और एक अपराध नियम। अब अगली हेडिंग लिखिए, ग्रेनविल के 4 आपत्तिजनक कार्य। ग्रेनविल के 4 आपत्तिजनक कार्य। चार में आप पहले में लिख लीजिए, पहले में लिख लीजिए कि 1763 में सीरा कानून, सीरा कानून बना। 1763 में सीरा कानून इसी में लिखिए मिसिसिपी रेड इंडियंस के लिए एक प्रांत था मिसिसिपी। इंग्लैंड वालों ने क्या किया, जो ग्रेनवेल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनका क्या नाम था, रेड इंडियन। रेड इंडियन के लिए क्या कर दिया, एक क्षेत्र उन्होंने संरक्षण कर दिया। इससे अमेरिका वालों को, जो अमेरिका में रह रहे थे, उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि भाई ये गलत काम है, सब क्षेत्र सबके लिए होना चाहिए, है नहीं। भाई आप जैसे मान लो बांदा में नहीं बसना चाहते, आप किसी और शहर में इलाहाबाद में बसना चाहते हैं और इलाहाबाद में बसने का प्रतिबंध हो, किसी और लोगों के लिए संरक्षित हो जाए, तो आपके मन में भावना उत्पन्न हुई कि नहीं, भाई क्या हमारे ऊपर क्यों लगा, ये लोगों के लिए क्यों संरक्षित है, ये भावना भी। दूसरा लिखिए, अच्छा एक छोटी सेना, इंग्लैंड ने अमेरिका में अपने व्यापार को संरक्षण देने के लिए, अपने हितों के संरक्षण के लिए एक छोटी सी सेना अमेरिका में रखी, और उस सेना का जो खर्चा था, उस सेना का जितना भी खर्चा था उसमें 1/3 खर्चा अमेरिका वालों के ऊपर लाद दिया। मतलब हित तुम्हारे हैं, पैसा कौन भरे, अमेरिका वाले। कितना, 1/3।
जबकि भारत में लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, पूरा ही पैसा ला दिया। यहाँ क्योंकि उनके वंशज थे इसलिए यहाँ पे 1/3 किया, तो भारत में पूरा कर दिया। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा क्या किया था, सेना के रखरखाव के लिए क्या किया था लॉर्ड वेलेजली ने, कि जो राज्य था उस राज्य को सेना के रखरखाव के लिए धन देना पड़ता था, धन ना हो तो पूंजी देनी पड़ती थी, सॉरी वो भूमि, भूमि का भी निर्धारण कौन करता था, अंग्रेज लोग। कौन सी भूमि, उस राज्य की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि। समझा विकेंद्रीकरण की भावना, यहाँ पे 1/3 किया तो भी इन लोगों ने विरोध किया। तो भारत में पूरा था तो भी भारत में विरोध, क्योंकि एक ही महान व्यक्ति हुआ भारत में जिसको हम कहते हैं चाणक्य। इसलिए मन में ही भावना आई थी अखंड भारत। भारत हमेशा से खंडित रहा है, ठीक है नहीं, और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे राजा, हर काल में लड़ते। वो अखंडवाद की संकल्पना स्थापित की चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर। बहुत समय तक चलाई। कहाँ तक था साम्राज्य, अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर यूनानी बस्तियाँ थी। यूनान की बस्तियों का उस समय राजा कौन था, सेल्यूकस। सेल्यूकस को पराजित कर दिया चंद्रगुप्त ने। तो जो फिर उनके बीच में संधि हुई, संधि के बाद क्या हुआ निर्णय, ये जो अफगानिस्तान का 4 प्रांत थे, वो चारों प्रांत सेल्यूकस ने किसको दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और अपनी पुत्री हेलेना का ब्याह भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, जो कि पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था भारत का, इतिहास में माना। यहाँ पर ये भावना अमेरिका वालों के मन में नहीं थी, जैसी भावना भारतीयों के मन में थी चाणक्य के बाद भी। इसलिए भारत हमेशा से हर काल खंड में गुलाम रहा, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ते। आपके मन में राष्ट्रवाद की भावना है, ये 4 लोग हैं, इनके मन में नहीं है भावना, है अपने स्वार्थ ही चाहिए। अब तुम्हारी राष्ट्रवाद की भावना क्या काम करेगी, इनके मन में भी तो वही भावना हो तब तो ये देश बने। अभी आपने अजय देवगन का सुना होगा, इस पे कि दक्षिण भारतीय फिल्में जो है इस समय बड़ा पैसा कमा रही हैं। हिंदी फिल्म उद्योग की फिल्में जो है उतना पैसा नहीं कमा पा रही 2-3 साल से, उनकी हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं। अब इन लोगों को बेची लग गई, क्योंकि इनका धंधा खराब हो रहा। और भाई जब उन लोगों की काम, तुम लोगों की फिल्में वहाँ चलती थी तब तुम्हें बुरा नहीं लगा। मेरी भारतीय, तुम भी भारतीय हो भाई, जो अच्छा प्रोडक्ट देगा जनता को, जो रुचिकर होगा, वो अच्छी चीज होगी, तुम्हें काय बेचने लगे। ये ऐसे ही लोग जो है अपने स्वार्थों के लिए विभेदीकरण की भावनाएं पैदा कर देते। अब हिंदी मतलब उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय का मुद्दा कर देंगे। वहाँ के शिक्षा मंत्री ने दे दिया कि हिंदी बोलने वाले हमारे यहाँ चाट बेचते। तमिल के एक शिक्षा मंत्री तमिलनाडु, अब क्या होगा, तुम विवाद करोगे और बढ़ेगी। अब शब्द एक बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा, माहौल देश का खराब होगा। ये क्या वास्तव में एक देश की, जिसे हम संविधान में पढ़ते हैं, एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता की भावना नहीं है क्या लोगों, सिर्फ अपना स्वार्थ। ऐसे ही नेता अपना स्वार्थ देखते हैं, जैसे ही बिजनेसमैन अपना स्वार्थ देखते हैं, वो स्वार्थ देखते हैं। मुकेश अंबानी ने क्या किया, जियो की सिम फ्री में ले जा, जियो की सिम फ्री में ले जा, फ्री में ले जाके बोले रुपए दे और रुपए दे, बढ़ाते बढ़ाते कितना हो गया, 700 के आसपास हो गया, है नहीं भाई। एक चीज है, हमने अपने गांव में देखा है कि हमारे गांव में जो तमाम नशेड़ी लोग हैं,
सब प्रकार का नशा करते हैं। हमारा क्षेत्र संपन्न क्षेत्र है, खेती में सब कुछ होता है, पेपरमेंट है, मटर है, सब होता है। जब पैसा होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, नशे का आदी हो जाएगा। पैसे का उपयोग करना नहीं जानेगा तो क्या करेगा, नशा करेगा, मस्त है। तो जो नहीं है लोग बाग, मतलब इसमें बहुत खतरनाक नशा होता है, गांजा, शराब, ये सब जो है करते हैं। अब कोई शरीफ लड़का है जिसने नहीं किया, पहले उसे तो समाज में बैठना ही है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना कभी तो संगत करेगा। 2-4 दिन बैठेगा तो कहेंगे अरे एक ले लो भूखी जलेबी, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं होता, अपना माल अपना खिलाएंगे पिलाएंगे, 1-आध महीने में आपको ट्रेंड कर देंगे, आपको क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। फिर आप हमसे मांगने लगेंगे, यार हमको भी दो, मांगने लगेंगे तो वे कहेंगे कि हम काय के लिए पैसा खर्च कर, महीने भर से पिला रहे हैं तो हमें पिलाओ। ठीक, अब क्या होगा, पहले आदत डालेंगे। ये कोई शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि मनुष्य पहले आदतों का निर्माण करता है, मनुष्य पहले आदतों का निर्माण करता है और आदतें मनुष्य का निर्माण कर देती हैं। ठीक, मनुष्य ने पहले क्या है, शराब की आदि बना, आदत बनाई, तो शराब की आदत किसने बनाई, मनुष्य ने। और शराब ने क्या बना दिया, शराब बना दिया। आदतें क्या कहती हैं, मनुष्य का निर्माण करती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी चीजों में व्यस्त होना, बुरी चीजों में व्यस्त होना। आप अगर अच्छी चीजों में, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपकी वाह वाही होगी। आप बुरी चीजों में लगे रहेंगे तो आप समाज में बदनाम हो जाएंगे। अगला लिखिए आप लोग, स्टाम्प एक्ट 1765। में स्टाम्प एक्ट लगा। इसमें ये था कि कोई भी सरकारी संपत्ति हो उस पर स्टाम्प लगेगा और हर व्यक्ति को स्टाम्प खरीदना पड़ेगा, है नहीं। और वो स्टाम्प जो खरीदेगा उससे वो पैसा देगा, पैसा कहाँ जाएगा, इंग्लैंड में। खरीद फरोख्त यहाँ और पैसा वहाँ जा रहा, ठीक। लक्ष्य साहब ने यहाँ लगा रहे, पैसा इंग्लैंड को जा रहा, ठीक है। कोलगेट मंगन यहाँ कर रहे तुम, पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड को। लोजप मंगन कौन कर रहा, तुम लोग कर रहे। दिखा रहा है कि पास आओ पास आओ, दिखा रहा है कि नहीं, दिखा दे। मतलब काय के पास आओ, प्रोडक्ट के पास आओ। वो भावना नहीं पता रहता, दांत दिखा देंगे कि भी चमक रहे दांत, पहले पर बल्ब जैसे चमक रहे, है नहीं। पास एक बार आए तुमने खरीदा, फिर क्या होगा, तुम पे क्लोजअप भाई क्या दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है, ठीक। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, नाम क्या रखे हैं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नाम क्या रखे हैं कंपनी का, आपको लगेगा भारत की कंपनी, लेकिन इंग्लैंड की कंपनी। इंग्लैंड के लोग तो भाग गए, लेकिन बिजनेसमैन यहीं कंपनियां स्थापित कर रहे हैं पहले से ही, और वो पैसा हम तुम दे रहे हैं, ठीक है। वही स्टाम्प एक्ट है, तो अमेरिका के लोगों ने इस चीज़ का ही विरोध किया। अब जो ये तो पहले में आ गए, अब दूसरे तीसरे चौथे में उसने क्या नियम बना, ये किसके नियम थे, 4 नियम जो है पारित किए थे ग्रेनविल ने। ये जो चीज़ अभी हमने बताई ये पहले नियम के थे, ठीक है ना। यहीं पे उन्होंने कहा था कि विधि नेतृत्व नहीं तो कर नहीं। ये क्रांति का भी एक शब्द बन गया था, नारा, कि जब हमारा जो है विधि नेतृत्व नहीं है इंग्लैंड की संसद में,
तो तुम्हें कल लगाने का क्या अधिकार? ठीक है नहीं, आज बेटा टाइम ज़्यादा हो गया, इसके आगे का कल बता।